बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। इमरान खान ने अदलिया पर धांधली का इल्जाम लगाया और अपनी औलाद से मुतल्लिक भी गलत बयानी की। नाहल करवा कर ही दम लूंगा, अरसलान इफ्तिखार मैदान में आ गए। इनकलाबों, जलसों और लॉन्ग मार्चों में घिरी नवाज हुकूमत को अंदरूनी इंतशार का भी सामना है। महाजराई खुद हुकूमत और निजाम के लिए खतरा है, नवाज शरीफ को समझना होगा। एनक्यूएम ने फौज के हक में रैली करके परवेज मुशर्रफ का खूब दिफा किया। ये सवाल पूछना जायज हो गया है कि रैली फौज के हक में थी या हुकूमत के खिलाफ। इमरान खान जब से सियासत में आए हैं तब से उनकी तल्ख नवाई से कोई नहीं बचा। इन्हें पाकिस्तान में मौजूद बहुत सी सियासी जमातों में से अपनी जमात यानी तहरीक इंसाफ को इम्तियाजी हैसियत दिलवाना थी, एक अलग मकाम और अलग शनाख्त, ताकि उनकी जमात का शुमार भी तांगा पार्टियों में ना हो। एक वक्त तक उनकी जमात को कोई खास हैसियत और मकाम ना मिल सका। उनकी जमात भी दीगर बहुत सी जमातों की तरह अवाम में गैर मकबूल ही रही। परवेज मुशर्रफ से कुर्बतें और फिर नफरतें, इमरान खान को इम्कानात के इस खेल में कौन कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़े ये सभी जानते हैं। इमरान खान को परवेज मुशर्रफ के आउट होने के बाद पैदा होने वाली नई सूरत हाल में किस्मत आजमाने का मौका मिला और इमरान खान ने इस मौके से फायदा भी बराबर उठाया। नई सूरत हाल ये थी कि आमरीतियों की डसी मुल्क की दोनों बड़ी जमातों ने मिसाक जमहूरियत के तहत तय कर रखा था कि वो सियासी रकाबतबाजी को इस सतह तक नहीं ले जाएंगे कि किसी तीसरी कुव्वत यानी फौज को मुदाखलत करने का मौका मिले या एस्टेब्लिशमेंट अंदरूनी खाना साजिशों के जरिए मर्जी के हालात पैदा करे। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बुरी तर्ज हुक्मरानी पर भी मोहतात रहे और पैदा होने वाले खला में इमरान खान टीवी मुजाकरों और दोनों को चोर चोर कहकर अवाम में अपनी जगह बनाते गए। लेकिन इतना शायद काफी नहीं था। अवाम की बड़ी तादाद ने इन पर एतमाद तो किया, मगर इससे भी ज्यादा अवाम वो हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट नहीं दिया। सो इमरान खान अपनी इल्जामाना सियासत के बदले मिलने वाले वोटों को कबूल करने को तैयार नहीं और इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें धांधली के जरिए हरवाया गया। इस धांधली में उनका पहला इल्जाम आला अदलिया पर था, जो तौहीन अदालत के मुकदमे के बाद मातहत अदलिया की तरफ चला गया। मुकदमा खारिज होने और इफ्तिखार चौधरी के घर जाने के बाद ये इल्जाम शर्मनाक अल्फाज के साथ साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जात तक महदूद हो गया। अब इमरान खान जल्द से जुलूसों पर माइल है। आखिरी धमकी 14 अगस्त के लॉन्ग मार्च की है। हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर इस लॉन्ग मार्च को ढेर करना चाहती है। मुमकिन है कि इमरान खान भी इज्जत और दस्तार बचाने के लिए दिल से मुज़ाकरात के ही ख्वाहिशमंद हो, मगर अब मसला ये निकल चला है कि अरसलान इफ्तिखार, जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। वो आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में इमरान खान के कागजात नामजदगी निकलवाने गए, दरखास्त देने गए। उनके इरादे हैं सीता वाइट के नाम पर वो इमरान खान को अखलाकी बुनियादों पर जबकि आला अदलिया पर तनकीद करने के सबब आईनी तौर पर उन्हें अदालत में नाअहल साबित करवाएं। देखें क्या इमरान खान अरसलान इफ्तिखार के हमले से बच पाते हैं या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब असद उमर। एक धरना देने जा रही है, जलसों का इख्तिताम हो रहा है और अब ये आखिरी लड़ाई होगी इस्लामाबाद में, लेकिन उससे पहले कई और चैलेंजेस का सामना है तहरीक इंसाफ को। अरसलान इफ्तिखार, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे, उन्होंने इमरान खान की अहलियत को चैलेंज करने का कह दिया है। इससे तहरीक इंसाफ किस तरह निपटेगी, इसी बारे में बात करेंगे असद उमर से। असद उमर साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, ये फरमाइए अब अरसलान इफ्तिखार साहब भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सादिक और अमीन नहीं है इमरान खान और वो इस मामले को चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी? ज़रूर चैलेंज करें जी। ये पुरानी कहानी, वही पिटी हुई कहानी बार बार दोबारा सामने आ जाती है। इसके ऊपर जहाँ तक मुझे पता है कि पहले भी एक दफ़ा कोई केस भी हो चुका है और हियरिंग हो के ये डिसमिस भी हो चुका है। कुछ नहीं है इस कहानी के अंदर और ना कुछ निकलने वाला है। लेकिन ये 62-63 का वो मामला उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? क्योंकि जो इस वक्त अदलिया है उसके खिलाफ इमरान खान साहब काफ़ी बात कर चुके हैं, उनसे मुतमईन नज़र नहीं आते, इसलिए शायद इतना आसान ना हो इस केस से निकलना। हमने तो सुना है कि अदलिया जो है वो कानून की बुनियाद के ऊपर फैसले करती है, इस बुनियाद पे नहीं कि उनकी तनकीद कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अगर कानून की बुनियाद पे फैसला होगा, जैसे मैंने कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि पहले भी ये केस हो चुका है और डिसमिस हो चुका है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, तो डिसमिस हो जाना चाहिए। लेकिन आइन के तहत तो फैसले पर तनकीद हो सकती है, किरदार पर नहीं हो सकती, उसके कंडक्ट पर नहीं हो सकती, किसी जज के, आला अदलिया के जज के खास तौर पर। तो आप नहीं समझते कि फिर कहीं तहरीक इंसाफ आगे चलेगी, इमरान खान आगे चलेगा कहीं? किस मामले की आप बात करें जिसके ऊपर ये आप कह रहे हैं? जब शर्मनाक की बात हुई, आपको अच्छी तरह याद होगा, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गई थी। वो सारा मामला जो है
वो काफी आगे तक चला गया। आपने इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि वो साथ मिले हुए थे, उन्होंने बाकायदा धांधली करवाई, उन्होंने नाम लिया था। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि देखें, जो कानून लिखा गया है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो कानून लिखा गया है कि जो आप अपनी किरदार अदा करते हैं या आप जो फैसले करते हैं जज की हैसियत से, जब जज को आप रिटर्निंग ऑफिसर बनाएंगे और वो एक एग्जीक्यूटिव इंतजामी कार्रवाई करेंगे, तो वो इंतजामी कार्रवाई के अंदर फिर उनको ये प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। जिस तरीके से आप जो है, आप, मैं, तमाम लोग पाकिस्तान के जो हैं, वो पाकिस्तान के जो इंतजामी अमूर चलाते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या वो सिविल सर्विस के लोग हों, उनकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। तो उस वक्त कोई उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो जिस वक्त अगर कोई जज भी इंतजामी अमूर का काम करेगा तो फिर वो उस कंटेम्प्ट की कानून की आड़ के पीछे नहीं छुप सकता। लेकिन ये तो तजवीज़ इमरान खान साहब की ही थी ना कि रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो लगाए जाएं, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब वहां पर गए। अब बाकायदा नाम लेकर उन पर जो है इस तरह उन पर तनकीद करना इफ्तिखार चौधरी पर, ये कुछ जायज नजर नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को तो आईनी प्रोटेक्शन है। इस तरह के किरदार पर, उस पर नहीं आप किरदार कुछ इस तरह से कर सकते, उसके किसी फैसले पर करते। मैं फिर वही आपसे कहूंगा कि ये जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है वो कानूनी फैसले की नहीं की जा रही, वो बात की जा रही है उनका किरदार इलेक्शन के जुमरे में जो था, जो इलेक्शन करवाने के उसमें था। वो इल्जाम दुरुस्त है, गलत है, वो एक अलग बात है। मैं भी यही कह रहा हूं असद उमर साहब, बिल्कुल कानूनी फैसले पे कर सकते हैं, लेकिन उसके किरदार पर नहीं कर सकते। नहीं, आप कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूं, आप समझ नहीं रहे उसामा जो मैं बात कर रहा हूं। मैं इससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूं जी। जो कानून बनाया गया उस कानून के अंदर ये नहीं ख्याल रखा गया कि जज जो है वो अपने जज होने के जो फैसले उसके सामने आते हैं, जो उसके सामने केस रखे जाते हैं, उसके ऊपर फैसले करने के अलावा भी कोई काम करता है। तो इसलिए क्योंकि वो एक इंतजामी कोई काम नहीं कर रहा, उसकी नौयत, उसकी जो जॉब की है वो मुख्तलिफ है, तो उसको ये प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन जब जिस वक्त फिर इमरान खान साहब ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था ना कि वो जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके खिलाफ था, अदलिया के खिलाफ नहीं था, आर अदलिया किसी जज के खिलाफ नहीं था, इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ नहीं था, और फिर वो केस जो है इस तरह से मामला रफा दफा हुआ। लेकिन आज आप नाम ले रहे हैं, बाकायदा तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब को नाम लेकर बार बार आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, और आज वो आप कह रहे हैं, रसलान खान ने कह दिया इफ्तिखार चौधरी साहब भी आपके खिलाफ आ रहे हैं केस लेकर कोर्ट में। वो तो जाहिर है उनका हक बनता है। अदलिया के खिलाफ बात नहीं हो रही, बात एक शख्स के, एक आदमी के जो कॉन्डक्ट है इलेक्शन के अंदर उसकी बात हो रही है, उनके कानूनी फैसलों की बात नहीं हो रही, उनके कॉन्डक्ट जज की नहीं बात हो रही। ये उनकी बात हो रही है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर किस तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया और उनके अंदर उन्होंने क्या किरदार अदा किया। ये उनके जज होने की हैसियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हमारी राय जो है वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन ये उससे लेकिन अदलिया का तस्वुर चीफ जस्टिस के बगैर हो सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बगैर फौज का नहीं है, तो क्या अदलिया जो है वो चीफ जस्टिस के बगैर है? क्या चीफ जस्टिस अदलिया का एक ही चीज नहीं है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता? नहीं, बिल्कुल आप गलत बात करें। दोनों एक चीज नहीं है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। वो सबसे अहम रुकन जरूर है अदलिया का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे अहम अफसर जरूर होता है पाकिस्तान आर्मी का, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक चीज होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आइन तो यही कहता है कि चीफ जस्टिस जो है वो हेड करता है आला अदलिया को, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आइन तो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकाम इस बारे में वाज़ेह है। बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। ये कहना कि वो उसको हेड करता है वो एक चीज है, और अदलिया और चीफ जस्टिस एक ही चीज है, ये बिल्कुल गलत, दो मुख्तलिफ बातें हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आर्मी को जो हेड करता है, जो आर्मी को हेड करता है वो चीफ आर्मी स्टाफ होता है, इसमें किसी को शक नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर अफसर जो है वो आर्मी का, वो चीफ आर्मी स्टाफ होता है। लेकिन आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक नहीं होती। अगर ये होती तो ये आर्टिकल 6 का इस वक्त जो केस चल रहा है उसके अंदर पूरी आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही, वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ क्यों हो रही है? क्या चीफ जस्टिस के बगैर अदलिया का तस्वुर है? आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बगैर भी नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब कि वो एक ही चीज हो गए? दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। मेरा नुक्ता भी यही था कि चीफ जस्टिस के बगैर अदलिया का तस्वुर नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि इमरान खान साहब जो हैं, जब भी उन पर इस तरह का कोई इल्जाम लगता है तो वाज़ेह तौर पर उसके सामने आते हैं, उनकी एक तारीख है उनकी जिंदगी की। मसलन उन पर अगर बॉल टेम्परिंग की बात हुई तो वो अदालत गए इंग्लैंड में, जाकर उन्होंने केस जीता, हद तक इज्जत का दावा किया, सब कुछ साफ हो गया। इस मामले में, सीता वाइट के मामले में क्यों नहीं गए जाकर अदालत में? उन्होंने डिफेंड नहीं किया, नोटिस आते रहे, या कम से कम अब चले जाएं, हद तक इज्जत का दावा करें ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। ये तो इमरान खान साहब भी इसका जवाब दे सकते हैं। और बाय द वे मुझे तो इसकी हिस्ट्री भी पूरी पता नहीं है, हो सकता है ये हुआ भी हो।
क्योंकि आपने ना मुझे बताया था कि टॉपिक क्या है आज का, तो मैं कोई ना इमरान खान से बात करके आया हूं, ना मेरे पास कोई रिसर्च है। असूलन अगर आपको ये प्रोग्राम करना था तो या हामिद खान साहब को बुलाते जो उनके वकील रहे हैं, या खान साहब से खुद पूछते, या कम से कम मुझे बता देते, मैं इमरान खान से पूछ के आ जाता। तो हो सकता है इसका कोई और जवाब भी हो, लेकिन इसका जवाब इस वक्त जो है मैं यही कह सकता हूं कि इमरान खान साहब खुद देंगे तो उन्होंने क्यों इसका फैसला किया या नहीं किया। मैं माजरत चाहता हूं, आपको वाकई नहीं बताया गया। चलें इस बात से हटकर 14 अगस्त के हम प्लान पर आते हैं। उसका तो आपको यकीन सारा पता है, आप सीनियर लीडर हैं, पूरा एक प्लान तैयार हो रहा है। क्या है, वहां जाके धरना होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? धरने से आपकी तमाम बातें मान ली जाएंगी? ये किसके खिलाफ होने जा रहा है, क्या होगा? देखें, जो हमारी मुतालबात हैं वो वाज़े तौर पर इमरान खान साहब जो हैं अपने भालपुर के जलसे के अंदर भी उनकी बात कर चुके हैं, और उसमें कोई ऐसी नई बात भी नहीं है। ये सब वही बातें हैं जो पिछले हम 14 माह से बोल रहे हैं। 14 माह के पहले जिस वक्त हम अपना वो केस ECP के पास लेके गए और उसके बाद हमने कोर्ट के अंदर अपील दायर की कि जी सिर्फ 4 हलकों की इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, अगर इन 4 हलकों में कोई धांधली आपको नजर नहीं आती तो हम मान लेते हैं और उसके बाद हम धांधली की बात करना खत्म कर देंगे, और अगर आपको इन 4 हलकों में धांधली नजर आती है तो फिर जरा वसी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जाए, तहकीकात की जाए। और ये भी खान साहब उस दिन से कह रहे हैं, पिछले 14 माह से कह रहे हैं कि अगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हम ट्रिब्यूनल्स के पास गए, हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमने पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया, हमने मीडिया के अंदर बात की, और अगर हमें अल्टीमेटली पाकिस्तान के वोटर्स को इंसाफ होता मिलता नजर नहीं आएगा तो हम सड़कों पर जाएंगे। ये उसी का तसलसल है और उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी जो है 14 महीने हो गए, अदालतें फैसला नहीं कर रही, तो फिर ये अदलिया के खिलाफ है 14 अगस्त का धरना, क्योंकि अदालतें फैसले नहीं कर रही। सिर्फ अदालत का मामला नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज की मिसाल देता हूं आपको कि ये अब रिकॉर्ड की बात है या नहीं है कि जो स्याही इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मकनतीसी जो इंक इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो नहीं इस्तेमाल हुई। क्या ये रिकॉर्ड की बात नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अदलिया का मामला नहीं है, अदलिया के खिलाफ भी या हुकूमत, दोनों के खिलाफ है? फिर मैं वही आपसे बोलूं ना, एक से ज्यादा किरदार हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायत है। मैं आपको वो मुकम्मल करने दे, मैं जो स्याही की बात कर रहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे इंटीरियर मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा है कि कोई भी हल्का खोल दें इस वक्त तो 60 से 70 हजार वोट जो है वो वेरीफाइबल नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन कराना जो पूरी बुनियाद है पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की, अगर उसमें इतनी बड़ी कोताही हो जाए, किसी को मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए, नहीं ठहराना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं कि किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन इस गलती का मुर्द था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? रात को 12 बजे अंधेरे के अंदर नादरा के चीफ को हटा दिया जाए जो कि थंब वेरिफिकेशन की बात करता है, उस पर सवाल नहीं। उसके बाद अखबार के अंदर रिपोर्ट ये छपे कि नादरा में कैमरे जो हैं, जो इंटरनल कैमरास होते हैं, उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि वोट टैंपरिंग करने की कोशिश जारी। उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन आपको नजर आई? 256 NA 118 में जो सामने धांधली खुल के नजर आ गई, उस धांधली के ऊपर क्या इकदाम किए गए वो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये पूरी कड़ी है, पूरी हम इसकी एक किताब बना के वो तमाम मीडिया को भी जल्द हम पेश करने वाले हैं, ताकि कोई नई बात नहीं है लेकिन दोबारा से एक जगह पे मरबूत तरीके से याद दिलाया जा सके कि वो क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ याद दिलाया जा सके, या अदलिया जो है वो आपके हक में जब तक फैसले नहीं देगी तब तक धरना जारी रहेगा, और हुकूमत जो है वो आपके हक में फैसला नहीं सुनाती, यानी जो आप कह रहे हैं वो नहीं मानती, तब तक धरना जारी रहेगा? जो मुतालबात जो हैं वो जब तक पूरे नहीं होंगे तो उस वक्त तक धरना जारी रहेगा। ये चाहे हुकूमत चली जाए। तारुल काजी साहब के धरने पर हमने देखा था हुकूमत हिल के रह गई थी। इमरान खान साहब अब तक शायद इसी वजह से उन्हें कदम नहीं उठाया था कि उन पर इल्जाम ना लगे कि जमहूरियत को डिरेल उन्होंने कर दिया। तो अगर कोई इस तरह का मामला होता है, हुकूमत को खतरा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक तो दोनों चीजें जो हैं वो एक बात नहीं है। हुकूमत और जमहूरियत दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक जमहूरी निज़ाम के अंदर एक हुकूमत आती है, हुकूमतें आती भी हैं और जाती भी हैं। जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए। हम 14 अगस्त को जो डिमांड्स लेके आ रहे हैं और जो डिमांड्स हम अभी तक उठाते रहे हैं, हमारे जहन के अंदर और किसी ज़ी शऊर पाकिस्तानी के जहन के अंदर ये होगा, उनको अगर माना जाए तो जमहूरियत उससे मजबूत होगी, उससे कमजोर नहीं होगी। हमने तो 90s में देख चुके हैं, एक हुकूमत गई, दूसरी आई, फिर एक गई, फिर दूसरी आई, और फिर आखिर में हमने देखा फौज आ गई। सिर्फ फिर जमहूरियत का तसलसल तो नहीं हो सकता। सिर्फ फर्क ये होता था, तसलसल जमहूरियत का रहेगा ना। सिर्फ फर्क ये होता था उसामा कि 90s के अंदर डिमांड ये नहीं होती थी कि निजाम को बेहतर करो। 90s के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पेपर ट्रेल की डिमांड नहीं होती थी। 90s के अंदर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन की डिमांड नहीं होती थी। तो निजाम बेहतर करने की डिमांड नहीं होती थी। वहां सिर्फ डिमांड क्या होती थी? वहां सिर्फ डिमांड ये होती थी, ये लोग खराब है, इनको हटा दो, हमें आने दो। सही, हम तो यहाँ पे ये डिमांड नहीं लेके आ रहे। धांधली के खिलाफ तहरीक चली और ज़ाहुल हक साहब आ गए।
जी गांधी के खिलाफ तहरीक चली और ज़ियाउल हक आबा गए, तो इसका मतलब तारीख का, मैं आपको सिर्फ एक और भी एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब यह है कि तारीख ने हमें सबक ये सिखाया कि अगर धांधली हो तो खामोश होकर बैठ जाओ, क्योंकि अगर खामोश नहीं होगा तो मार्शल लॉ लग जाएगा। अदालतें सही हो गलत हो, अब मैं आपको उनके फैसलों का इंतजार किया जाए, अदालत में जाकर अब वहीं पर अपना केस लड़ा जाए जिस तरह भी हो सके, चाहे ये बताइए उसामा कि आपको नई जुडिशरी जो है वो रिस्टोर करवानी थी, उस जुडिशरी रिस्टोर कराने के लिए आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीर करते, आप जो है कोर्ट के अंदर चले जाते। ये मियां नवाज शरीफ जुलूस लेके क्यों आ रहे थे इस्लामाबाद? उससे जमहूरियत डिरेल नहीं होने का खतरा था, उससे मार्शल लॉ लगने का खतरा नहीं था। उस वक्त ये सवाल नहीं पूछे गए थे कि ये सड़कों पे क्यों फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है कि अगर अदालतों में फैसले करवाने थे तो नवाज शरीफ साहब फिर लॉन्ग मार्च लेकर क्यों निकले थे अदलिया की बहाली के लिए। ये सवाल हम मुस्लिम लीग नून से पूछेंगे। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अब ये सवाल मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से पूछेंगे कि जो सवाल असद उमर साहब ने उठाया, ब्रेक के बाद कहना चाहिए। इनकलाबों, जलसों और लॉन्ग मार्चों में घिरी नवाज हुकूमत को अंदरूनी इंतशार का भी सामना है। महाजराई खुद हुकूमत और निजाम के लिए खतरा है, नवाज शरीफ को समझना होगा। नवाज शरीफ और इनकी हुकूमत अपने फैसलों की वजह से मुसलसल मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। खुदा का फजल देखिए कि फौज ने नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगाकर हुकूमत से निकाला था और वो फिर वजीर आजम बनकर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लेकिन खुदा के फजलो करम के बरक्स नवाज शरीफ हुकूमत के फैसले इस फजलो करम से जल्द छुटकारा पाने की सही मालूम हो रहे हैं। ये कहना नवाज शरीफ के नाकिदों का है, मुझ फकीर का नहीं। नवाज शरीफ के नाकिदीन के मुताबिक नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो महाजराई से गुरेज करते हुए मुल्क को मसाइल से निकालते और इस कामयाबी के बाद वो जो चाहते वो करते, तब उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होना था। मगर नवाज शरीफ साहब ने महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने के बजाय सीधा हाथ परवेज मुशर्रफ पर डाला। कहा जा रहा है कि फौज को नवाज शरीफ साहब से इस कदर महाजराई की तवक्को नहीं थी। इसके बाद नवाज हुकूमत को जो भी मसला दरपेश है, इन सब के पीछे वजह सिर्फ इसी महाजराई की है। और तो और चौधरी निसार भी नवाज शरीफ साहब से खफा हुए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि चौधरी निसार ने फौज को जुबान दी थी कि परवेज मुशर्रफ एक बार अदालत जाकर फर्द जुर्म आयद करवा लें, इसके बाद इन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ की नफरत में चौधरी निसार को भी इस्तेमाल कर गए। अब जबकि इमरान खान की मुखालिफाना तहरीक तारुल कादरी के इनकलाब जैसे मरले हुकूमत को दरपेश हैं, तब मुस्लिम लीग नून अंदरूनी महाजराइयों का शिकार है। सवाल है कि क्या नवाज शरीफ महाजराना सियासत और तर्ज अमल की वजह से खुद ना सिर्फ अपनी हुकूमत बल्कि निजाम के लिए तो खतरा नहीं बन रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह खान। राना सनाउल्लाह साहब, ये बताइए कि अभी ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी असद उमर साहब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वो कह रहे थे कि 14 अगस्त को हर सूरत धरना होगा, अदालत के खिलाफ भी हो या हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत से जाती है तो जमहूरियत अलग चीज है। जमहूरियत हुकूमत जाने का नाम नहीं है कि फिर जमहूरियत भी चली गई। तो आप करेंगे कि आप अगर धरना जो है हुकूमत के खिलाफ ही है तो? देखिए, जहाँ तक उसामा मुस्लिम लीग नून में आपने कोई अंदरूनी जो है वो कोई बहरान की बात की है, तो मैं आप पे ये और सुनने वालों पे ये वाज़ेह कर दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुत्तहिद और जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी ज़ात के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। सब लोग उनकी लीडरशिप में जो है वो पूरी तरह मुत्तहिद हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून को अंदरूनी सतह पे कतई तौर पे कोई जो है वो बहरान का सामना नहीं है। बाकी इख्तलाफ राय जो है वो तो एक जमहूरी पार्टी का हुस्न होता है और जो इख्तलाफ राय होना चाहिए, और उस इख्तलाफ राय के बाद जब लीडरशिप एक फ़ैसला करता है, लीडर फैसला करता है, तो उसके ऊपर सब लोग मुत्तफिक होते हैं। जहाँ तक 14 अगस्त काबीना का एक मेंबर काबीना में शिरकत ही ना करना चाहे, वो वहां पर आए ही ना, उनको मनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब बार बार जाएं और वो ना मान रहे हों और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो रहे हों, तो इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता? लेकिन इसके बावजूद पार्टी लीडर के ऊपर उनको मुकम्मल एतमाद है, और मैं समझता हूँ कि ये एतमाद जो है यही पार्टी में एक जो है वो यानी इत्तेहाद की जो है वो अलामत होता है। बाकी ठीक है, इख्तलाफ हर किसी को किसी न किसी बात पे हो सकता है, लेकिन जब पार्टी लीडर पे ऊपर अगर सबको एतमाद है तो फिर पार्टी जो है उसको अंदरूनी तौर पे, कतई तौर पे कोई जो है वो बहरान का सामना नहीं होता। जहाँ तक 14 अगस्त का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये अंदरूनी कमजोरी नहीं हुकूमत की कि आपको इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा, या आपने पेश किया कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ और फिर आप वजीर कानून नहीं रहे?
देखें, बात ये है कि मेरे इस्तीफ़े से जो है वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि ये इस्तीफ़े का फ़ैसला जो है, ये अगर मैंने एक ज़िम्मेदारी को जो है वो यानी जो है वो ओन किया है, तो ये जो है ये सिर्फ़ इंसाफ के हसूल के लिए और इस सिलसिले में होने वाली तफ्तीश और जो इंक्वायरी है उसको ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल बनाने के लिए जो है वो किया है। और इंसाफ के कटहरे में अगर कोई आदमी खुद को पेश करता है तो ये कमज़ोर फैसला नहीं है, बल्कि ये जो है ये मजबूत फैसला है। इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये जब फैसला किया गया है तो इस फैसले में क्योंकि पूरी तरह से मैं ऑन बोर्ड था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो इस यानी जो मुश्किल है इसमें पूरी जुर्रत के साथ और पूरे यानी अपने मौक़िफ़ के साथ जो है वो जाना चाहिए। और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें जो है इस मामले में जो है वो सुरखरू करेगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की है 14 अगस्त के हवाले से, होते हैं, लीडरशिप पर एतमाद है, लेकिन हमेशा ये होता है जब बैरूनी खतरा हो तो आपस के इख्तलाफात जो हैं भुला दिए जाते हैं, क्योंकि उस खतरे से निपटना होता है। इस वक्त आपको कई तरह के खतरात का सामना है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को धरना देने जा रही है। अगर वो वहां बैठे रहे तो हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा होगा। कैसे हुकूमत मुकाबला करेगी? हुकूमत जा भी सकती है। नहीं, इसमें अगर किसी को कोई इस किस्म की गलतफहमी है तो वो बिल्कुल आने वाले वक्त में और दिनों में दूर हो जाएगी। किसी को भी जो है वो पार्टी के लिए जिस तरह की भी कुर्बानी की, जिस तरह की भी सेक्रीफाइस की ज़रूरत हो, ये आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हर आदमी जो है वो एक कदम आगे आके जो है वो इस चीज़ को जो है वो फेस करेगा। लेकिन पार्लिमानी कमेटी भी आपने बनाने का कहा, उसमें उन्होंने अपने नाम भी दे दिए, वो शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ, लेकिन उसके बावजूद वो इससे नहीं हट रहे, धरने से पीछे नहीं हट रहे। वो कहते हैं उनके हक में फैसला जब तक नहीं होगा, 14 महीने हो गए कोई फैसला नहीं आया, जो हल्के उन्होंने चैलेंज किए। साथ ही साथ असद उमर साहब कह रहे हैं सजा दी जाए बाकायदा तौर पर, जिन लोगों की वजह से धांधली होती रही है उनको सजा दी जाए। उस तरफ तो हमें हुकूमत साथ अगर वज़ीर दाखिला जो है वो काबीना के इजलास में शिरकत नहीं करेगा, जिसने सारे मामले को देखना है, संभालना है, तो किस तरह आप फिर सारे मामले से निपटेंगे? वो वज़ीर दाखिला बिल्कुल शिरकत करेंगे, आप मनकरीब ही वो इजलास देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनने जा रहा है या बनेगा, तो अगर वहाँ पे ये साबित हो जाता है कि किसी ने ज्यादती की है, किसी ने धांधली की है, तो बिल्कुल उसको फिर सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसको सज़ा जो है वो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन पहले ये साबित भी तो करना होगा ना कि किसी ने कोई धांधली की है या किसी ने कोई जो है वो ज्यादती की है। और मैं समझता हूँ कि इसमें देखें, इसमें ठीक है, यानी कोई भी जमात जो है वो सियासी तौर पे जो है वो अपना प्रेशर जो है वो देने के लिए वो कोई जलसा या कोई जुलूस या कोई धरने का प्रोग्राम बना सकती है। लेकिन इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है कि पीटीआई जो है वो इस मुल्क के आइन को तस्लीम करती है, वो इस मुल्क के सिस्टम को तस्लीम करती है, वो इस मुल्क के आइन और सिस्टम में रह के अपना जो भी उनका मुतालबा है उसका वो हल चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि जब वो सिस्टम और आइन और डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं तो फिर इसका रास्ता जो है वो निकल आएगा, जो कि उन्होंने इंडिकेट भी किया है। वो किस और टाइम देंगे? बुनियादी तौर उम्मीद नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी कमीशन पर वो मान जाएंगे, लेकिन 14 महीने से अगर फैसला नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि अब तो हम मजीद वक्त देने को तैयार नहीं है, तो कमीशन तो ना जाने और कितना वक्त देगा। लेकिन ये बात जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की बात की, ये तो मेरा ख्याल है इसको तो बात किए को अभी 3 से 4 दिन हुए हैं। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि यकीनन मैं इस चीज़ से पूरी तरह से आगाह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक रास्ता ऐसा है कि उसके ऊपर मुस्बत पेशरफ जो है वो हो सकती है। अरसलान इफ्तिखार साहब भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं, सियासत के मैदान में। उन्होंने कहा है वो चैलेंज करने जा रहे हैं इमरान खान की अहलियत को कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, 62-63 पर पूरा नहीं उतरते आइन के आर्टिकल जो हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा कर रही है? कुछ सपोर्ट कर रही है अरसलान इफ्तिखार को? आपका इस पर क्या मौक़िफ़? ये तो नहीं, देखिए ये तो फिर ऐसे ही है ना कि हर इल्ज़ाम जो है वो मुस्लिम लीग नून पे धर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि अरसलान इफ्तिखार साहब का जो मामला है उसको खुद इमरान खान साहब ने जो है वो इनवाइट किया अपने बहावलपुर के जलसे में। बहावलपुर के जलसे में जो उन्होंने अरसलान इफ्तिखार साहब के मुतल्लक और जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के मुतल्लक बिला प्रूफ जिस किस्म की गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू जो है वो आप किसी के मुतल्लक भी करेंगे तो वो आदमी जो है वो उठ खड़ा होगा और वो अपना जो है वो दिफा करेगा। तो ये जो मामला है, इस मामले को अगर तो इमरान खान साहब ने वो तकरीर या उनकी तकरीर का वो पार्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के कहने पे उन्होंने किया तो फिर तो आप यकीनन हमें इल्ज़ाम दें और मुस्लिम लीग नून को इल्ज़ाम दें। लेकिन अगर उन्होंने खुद से ये बात की है
जो कि यकीनन खुद से किया है, तो फिर इसके जिम्मेदार वो है। ये इसको इनवाइट उन्होंने खुद किया है, इसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। अरसलान साहब ने यह भी कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी अदालत आएंगे, वो भी चैलेंज करेंगे इमरान खान ने जो कुछ कहा है, और वो भी उनके खिलाफ एक केस लेकर आएंगे। तो आप कहां खड़े होंगे, मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ या इमरान खान के साथ? देखें, बात यह है कि हम तो इंसाफ के साथ खड़े होंगे। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो अदालत में जाते हैं और वो उन इल्ज़ामात को जो है वो साबित करना चाहते हैं कि ये गलत हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है, पूरी जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ाम है और पूरे सिस्टम के ऊपर इल्ज़ाम है, तो उसको साबित करने के लिए यकीनन उनके पास जो है वो प्रूफ होंगे। तो अगर वो इस चीज़ को साबित करेंगे तो वहाँ पे तो ये फैसला जो है ये कोई आम लेवल पे तो नहीं हो रहा, ये कम से कम जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे देखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि फिर जो भी फैसला जो है वो अदालत का आएगा उसे फिर पूरी कौम को तस्लीम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फिर इमरान खान साहब को भी जो है उस फैसले को जो है वो तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान साहब को तो मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उनकी तरफ से रिस्पांस भी कुछ बेहतर आ रहा है, या वो निजाम के अंदर रहकर एहतजाज कर रहे हैं? लेकिन तारुल कादरी साहब तो आपसे बात तक करने को तैयार नहीं, यहां तक कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तक की उन्होंने इशारे दे दिए कि लोग गैर कानूनी अहकामात ना माने, हुक्मरानों के इनकलाब की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इमरान खान साहब के साथ मिल गए फिर तो कुछ नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए मामले को समेटना। देखिए उसामा, मैं यहाँ पे ये बात पूरी वजाहत और पूरी जिम्मेदारी से ये कहनी चाहूँगा, और ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इसमें कोई मेरी पार्टी की कंसल्टेशन या कोई फैसला शामिल नहीं है, कि ताहिरुल कादरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज से 3 दिन कबल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज़ जो है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि ताहिरुल कादरी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो है इनकी जमात के ऊपर को कलअदम करार दिया जाए, और इनके ख़िलाफ़ आइन के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है लोगों को इंस्टिगेट करने, लोगों को भड़काने के जो है वो इल्ज़ाम में जो है रेफरेंस जो है वो दायर किया जाए। क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ना वो आइन के वो ख़िलाफ़ है, आइन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को जो है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। और उनका मकसद और उनकी सियासत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यकीनन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनके पास 15-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने किसी भी अंदाज से जो है उनके जहनों के ऊपर जो है वो ताले लगाए हुए हैं, वो इनको किबला समझते हैं, इनको काबा समझते हैं, इनके कहने के ऊपर मरने मारने को तैयार हैं। ये चाहते ये हैं कि उन लोगों को आगे करके उन लोगों का जो है वो हलाक करवाया जाए, उन लोगों को मरवाया जाए, और फिर इस अलमिया की बुनियाद के ऊपर जो है ये को कौमी अलमिया एक जो है वो पैदा किया जाए, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरे सिस्टम को, इस मुल्क के आइन को और इस रियासत के ऊपर जो है वो कब्जा किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये सरीहन जो है वो नाफरमानी है, आइन से बगावत है, और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि इस आदमी का मुकाबला जो है वो सियासी बुनियादों पे भी, इंतज़ामी बुनियादों पे भी और आइनी और कानूनी बुनियादों के ऊपर भी, तीनों सतहों के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो मबनी होनी चाहिए। और इस आदमी का जो ये तरीक़ाकार है कि ये उन लोगों को मरवा के अपनी जो है वो अपने मकसद हासिल करना चाहता है, इस अलमी से भी जो है वो हमें इंतज़ामी तौर पर जो है वो बचने का रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि इसने तो उन लोगों को इस किस्म का जो है वो मिसमराइज़ किया हुआ है कि वो लोग समझते हैं कि हमारा किबला भी यही है, हमारा सब कुछ यही है, और जो ये कहेगा हम उसको करने। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, सिर्फ उनके 15-20 हज़ार लोग ही नहीं, काफ लीग उनके साथ जाकर खड़ी हो रही है, उनका साथ दे रही है, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रही है, दीगर लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी इंतजामी तौर पर, अदालती सतह पर, या आप कह रहे हैं कि सियासी सतह पर उनका मुकाबला करना है, किस तरह? एक वाकई की वजह से हुकूमत हिल के रह गई, लोग उसमें शहीद हो गए, कि 15-20 हज़ार लोगों की इतनी कमिटमेंट है, तो किस तरह फिर उनका मुकाबला होगा? इसमें देखें, इसमें बात यह है कि अगर 15-20 हज़ार में अगर दीगर लोगों की, तो आपने वजाहत नहीं कि दीगर लोग कौन से हैं, तो अगर आप जो है वो काफ लीग को भी शामिल करें तो चलो आप 100-150 और शामिल कर लें, 15-20 हज़ार में जो है वो 100-150 और शामिल कर लें। अगर शेख रशीद को साफ समझते हैं तो उसमें एक का और इजाफा कर लें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को नज़रियाती तौर पे, दीनी तौर पे उन लोगों को समझाया जाना चाहिए। ये हमारे जो मुल्क के उलमा हैं, जो हमारे दीनी रहनुमा हैं, ये उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो लोगों दीन और इस्लाम की बुनियाद पे लोगों को समझाएं
कि भाई वो किसके किसके पीछे वो लगे हुए हैं और किस तरह से वो समझते हैं कि ये हमारा किबला है। इस्लाम का, मुसलमानों का किबला तो खाना काबा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस आदमी को जो है वो बेनकाब करें, इसको एक्सपोज करें। लेकिन आपकी हुकूमत की तो कोशिश लग रही है कि उनसे बातचीत की जाए। ख्वाजा साद रफी के बयान इस तरह के आए हैं कि उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे इस वक्त तारुल कादरी साहब। देखें, इससे मेरे को बातचीत के मुतल्लिक तो खैर मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बातचीत भी तो वो करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं कि एक यानी जब वो आए थे वापसी, तो जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे एक वक्त में वो आसमान पे बैठे थे, दूसरे वक्त में वो ज़मीन पे थे। तो इस किस्म की अगर कोई बातचीत हो सकती है कि वो कोर कमांडर से नीचे उतर के फिर चौधरी सरवर पे आ जाएं, तो मैं समझता हूँ अगर इस किस्म का उनका मुतालबा हो और वो इनकलाब से जो है वो वापस आके वापस चले जाएं टोरंटो, तो वो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बातचीत जो है वो अगर हो सकती है तो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। पर उम्मीद है अगरचे अंदरूनी आफात हैं लेकिन खतरे की कोई बात नहीं, और मुस्लिम लीग नून के लिए मामला नए नहीं है। जिन चैलेंजेस का उन्हें सामना है उनसे निपटेगी। देखते हैं हुकूमत किस हद तक इसमें कामयाब होती है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। एमक्यूएम ने फौज के हक में रैली करके परवेज मुशर्रफ का खूब दिफा किया। ये सवाल पूछना जायज हो गया है कि रैली फौज के हक में थी या हुकूमत के खिलाफ। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के तनाजुर में कल बरोज इतवार एमक्यूएम ने फौज की हिमायत में एक बड़ा जलसा किया। अपने खिताब में एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने जहां फौज की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया, वहीं परवेज मुशर्रफ पर कायम गद्दारी केस के बारे में भी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। आर्टिकल 6 की बस्ती बसाने की बात की। वहीं जनाब अल्ताफ हुसैन का यह भी कहना था कि दहशतगर्दों के बाद करप्ट सियासतदानों की बारी आएगी। ये जलसा फौज की हिमायत में था या फिर हुकूमत के खिलाफ? फौज से खुलूस का इजहार था या फिर सियासत? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर रशीद गोडेल। रशीद गोडेल साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो कल का जलसा था यकीन फौज की हिमायत में था, बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब रहा, लेकिन क्या ये फौज के हक में था या हुकूमत के खिलाफ? ये भाई किसी के खिलाफ नहीं था, सिर्फ उन दहशत गर्दों के खिलाफ था जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की खुशहाली को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और उसके खिलाफ एक नफरत का इजहार था। फौज के साथ एक यकजहती था, तो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ होता तो नून के लोग भी इस जलसे में शामिल थे। हमने तमाम सियासी मजहबी पार्टी को दावत दी थी। हमारा कहना ये है कि फौज जब किसी जगह पे कोई कार्रवाई करती है, जंग करती है, तो जब तक अवाम इनके साथ ना खड़े हो, फौज के हौसले बुलंद नहीं होते। हमारी फौज प्रोफेशनल फौज है, बड़ी बहादुर फौज है, लेकिन आपको याद होगा 1965 में जब जंग हुई थी तो नूरजहां के गाने आते थे, ए मेरे वतन के सजीले जवानों। ये लोग, इसकी हौसला अफजाई होती है। कौम एक साइड पे खड़ी होगी इन दहशतगर्दों के खिलाफ, तो पाकिस्तानी फौज कार्रवाई अच्छी तरह करेगी। और जो मजमा था वो ही साबित कर रहा था कि ये पाकिस्तान में हम सुकून चाहते हैं, दहशतगर्दों को पाकिस्तान नहीं चाहते, ये कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा है अहमद रजा कसूरी साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं, उनकी पार्टी के भी रहनुमा हैं, वो भी वहां मौजूद थे। तो मुस्लिम लीग नून या जो मौजूदा विफाकी हुकूमत है वो तो परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इस वक्त उसने मुकदमा कायम रखा है, उनको बाहर नहीं जाने दे रही। तो इससे क्या ये वाज़ेह पैगाम नहीं था कि आप परवेज मुशर्रफ साहब के हक में हैं और इस मामले में हुकूमत के खिलाफ हैं, जो किरदार हुकूमत अदा करी है इस केस में? हम तो आईने पाकिस्तान के हक में हैं। पाकिस्तान से आर्टिकल 6A, B और C हम तो, लेकिन कल का जलसा जो था सिर्फ फौज के साथ यकजहती का था। मुस्लिम लीग नवाज शामिल थी, चौधरी दाद वाली पार्टी काफ लीग शामिल थी, तारुल कादरी की वफाकी अवामी तहरीक शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल थी, और दूसरे इदारे दूसरी जमातें शामिल थी, और पाकिस्तान की सारे मजहबी सियासी रहनुमा भी शामिल थे। तो ये तो फौज के साथ इक़्तिदार यकजहती है, और हमारी फौज को हौसला अफजाई करने के लिए, उनको पैगाम देने के लिए कौम आपके साथ खड़ी है। आप पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पाकिस्तान से निजात दिलाओ और हमारे पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाओ। सिंपल एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन उसमें ये बात भी कही अल्ताफ हुसैन साहब ने कि दहशतगर्दी का जब खात्मा होगा, दहशतगर्दों का खात्मा होगा, उसके बाद करप्ट लोगों की बारी आएगी, उनका एहतसाब होगा और गरीब और मुतवस्सित तबके का इक़्तिदार आएगा। ये किस तरह होगा?
उसामा, ये तो मेरी पार्टी का शुरू दिन से एजेंडा है। कायद तरीके अल्ताफ हुसैन भाई मुझ जैसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं। कायद तरीके अल्ताफ हुसैन भाई 98% अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए जिदोजहद कर रहे हैं। और ये पैगाम कराची यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था, आज पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे फैला हुआ है और एक तहरीक, बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है, बड़ी पार्टी बन चुकी है। कल का जलसा आपने देखा होगा, इतना मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन जलसा सिर्फ पढ़े लिखे और नजरिए से मुकम्मल ताउन करने वाले लोग ही कर सकते हैं। तकरीबन 2 लाख इफ्तार बॉक्सेस बनाए गए थे, 50-55 हजार लोग सामान खुद अपना लेके आए थे, कुछ सेक्टर यूनिट लेके अपना लेके आए थे इफ्तार। तकरीबन 3 लाख लोगों ने इफ्तार किया है यहाँ पे। जलसे गाँव में तो लाखों का। लेकिन रशीद गुडेल साहब, क्या कहीं तहरुल कादरी साहब का तो साथ नहीं दिया जाएगा? वो भी इनकलाब की बात कर रहे हैं, उनका एजेंडा भी इसी किस्म का नजर आता है कि असल हुक्मरानी हो, इक़्तिदार गरीब लोगों के पास आए, करप्शन का खात्मा हो, करप्ट लोगों को खत्म किया जाए। तो कहीं तहरुल कादरी साहब के साथ मिलकर कोई कोशिश होगी? उसामा, ये तो हमारे पार्टी के तो पहले दिन से एजेंडा है ना मेरे भाई, के 90% अवाम की हुक्मरानी हो, मुल्क में जागीरदार, वडेरा, सरमायादार जो खानदानी हुक्मरान है उनका हर बोरी शिक्षा का खात्मा हो। ये तो कायद तरीके अल्ताफ हुसैन का पुराना एजेंडा है और आज का थोड़ी है, शुरू से हमारा इस बात का एजेंडा है कि जितने हम जो कर रहे हैं, कायद तरीके अल्ताफ हुसैन भाई जिस तरह के हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी बच्चों सबको आगे बढ़ा रहे हैं और हमें हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। तो ये तो मेरे कायद तो सही है, बहुत शुक्रिया। यानी जो एजेंडा एमक्यूएम का हमेशा से रहा है वो ये एजेंडा है करप्शन का खात्मा, लेकिन अभी दहशतगर्दी के खात्मे फोकस है और ये फौज के हक में रैली थी जो एक कामयाब रैली नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद गुडेल साहब, सीनियर रामदा कौम मूवमेंट। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।